गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकेंड पार्ट। ठीक है, हेडिंग हेडिंग लगाओ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कर लिया था। ठीक है, क्या किया था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से एक स्ट्रेन दूसरी स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसे हम क्या बोल रहे थे, एविडेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन का एविडेंस हमें कहां से मिलता है। ठीक है, वो हमने उसके अंदर पढ़ा। इसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, हेडिंग लगाओ, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस का यूज किया था। किसका यूज किया था, रेडियो एक्टिव किसका, सल्फर और फास्फोरस का यूज किया था। अब देखो यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूं कि फास्फोरस है ना, वो डीएनए का पार्ट होता है, सल्फर डीएनए का पार्ट नहीं होता। सल्फर क्या है, प्रोटीन बनाने में, अमाइनो एसिड्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, फास्फोरस है, हम अपन ने पढ़ा ना डीएनए किस किस से मिलके बना होता है, डीएनए मिलके बना होता है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस से। यानी यहां पर हम क्या बोलेंगे कि फॉस्फेट है वो डीएनए का पार्ट होता है। ठीक है, किनका यूज किया हमने, रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फेट का यूज किया है। फॉस्फेट है, ये डीएनए का पार्ट होता है, सल्फर डीएनए का पार्ट नहीं होता। यानी कि यहां पे सल्फर और फॉस्फेट यूज करने का रीजन क्या है कि फॉस्फेट है वो डीएनए के अंदर चला जाएगा, लेकिन सल्फर डीएनए के अंदर नहीं जाएगा। इसे किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, देखिए क्या किया था हर्शे एंड चेज ने। हर्शे एंड चेज ने क्या किया, देखिए बैक्टीरियोफेज लिया, इसको देखो, बैक्टीरियोफेज यूज किया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। ये जो वायरस है ना, ये बैक्टीरिया को खा जाता है। ये वायरस क्या करता है, ये बैक्टीरिया को खा जाता है। तो यहां पे देखो बैक्टीरियोफेज दिखा रखा है, इन्होंने क्या लिखा है, इस बैक्टीरिया को सल्फर से लेबल किया है, सल्फर से, यानी इसके कोट में सल्फर एंटर करवा दिया, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर सल्फर एंटर करवाया, रेडियो एक्टिव सल्फर। और इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए, इसमें फॉस्फोरस एंटर करवाया। अब मैंने आपको अभी बताया कि भाई सल्फर किसका पार्ट होता है बेटा, प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का, और फॉस्फेट किसका पार्ट होता है, डीएनए का। तो यहां पर क्या होगा, सल्फर तो भाई इसके बाहर वाले कोट में ही रह जाएगा, क्योंकि जो ये वायरस है इसका कोट है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसका जो कोट है, ये कोट दिख रहा है, ये वाला जो कोट है, इसकी आउटर कवरिंग है, ये किसकी बनी होती है बेटा, प्रोटीन की बनी होती है। तो इस पे सल्फर डाला तो सल्फर तो इसके प्रोटीन कोट में रह जाएगा, और फॉस्फेट डालने पे वो डीएनए के अंदर एंटर कर जाएगा। ओके, तो अब देखो जब ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, तो आपको एक चीज दिख रही है कि इसका प्रोटीन कोट तो बाहर रह रहा है पर इसका डीएनए अंदर चला जाता है। ये हमेशा होता है बेटा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो कभी वो पूरा का पूरा एंटर नहीं करता। क्या होता है, इसकी जो कवरिंग है बाहर वाली वो तो बाहर ही रह जाएगी, यानी प्रोटीन कोट बाहर ही रह जाता है और डीएनए अंदर एंटर करता है। तो यहाँ पे डीएनए अंदर चला गया। अब इसका मतलब समझ रहे हो तुम
कि सल्फर तो भाई बाहर ही रह गया, डीएनए अंदर चला गया। इसका भी देखो डीएनए अंदर जा रहा है, इसका मतलब फॉस्फेट अंदर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करने का रीजन क्या है भी, इसको अगर चेक किया, इसको चेक किया तो इसके अंदर सल्फर नहीं था, और इसके बाद में कॉपीज बनी और इसको चेक किया तो इसके अंदर क्या है, फास्फोरस था। इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस डीएनए के अंदर एंटर कर गया, जो सब्सटेंस डीएनए में एंटर कर गया, जीन में एंटर कर गया, क्रोमोसोम में एंटर कर गया, वो ही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है और दूसरे नहीं जाते। ठीक है, जैसे प्रोटीन कोड के अंदर सल्फर रह गया तो वो अब एंटर नहीं कर पाएगा। प्रोटीन कोड में अगर सल्फर रह गया तो वो क्या है, इसके अंदर नहीं गया। ठीक है, तो यानी कि सल्फर बाहर ही रह गया। फॉस्फेट है वो डीएनए में एंटर कर गया था तो वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चला गया, यानी बैक्टीरिया के अंदर चला गया। यहां पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा, क्या कि यहां पे इन्होंने हर्शी एंड चेस ने 3 स्टेप्स यूज किए थे जब बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करवाया गया, जब उसका इन्फेक्शन करवाया गया तो 3 स्टेज है। पहली स्टेज को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन करवाने का मतलब इसको इसके साथ अटैच करवा दिया। फिर ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब दोनों को क्या है, मिक्स करवाया ताकि इसका डीएनए इसके अंदर चला जाए। ठीक है, फिर क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हमें इनकी कॉपीज मिल जाती हैं। ठीक है, अभी किसके अंदर सल्फर गया है, किसके अंदर सल्फर नहीं गया है, फॉस्फेट किसके अंदर हैवी है। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या होता है बेटा कि जो भी सब्सटेंस है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है। जो हैवी सब्सटेंस होगा वो नीचे और जो लाइट सब्सटेंस होगा वो ऊपर, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो आपको बेटा ये 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला इन्फेक्शन, दूसरा है ब्लेंडिंग, तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये है हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। तो भाई आप लोगों ने देखा हमने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं। सबसे पहले ग्रिफिथ का, ग्रिफिथ प्रूव नहीं कर पाया, उसके बाद उसी एक्सपेरिमेंट को किसने किया, एवेरी, मैकार्टी, मैक्लियोड ने 2 एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट किसका है, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। इन तीनों एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया गया था कि, क्या प्रूव किया गया बेटा, कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इन तीनों के थ्रू ये प्रूव किया गया है कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमने फीचर्स लिख लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के क्या कैरेक्टर होंगे, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, इसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे बेटा। सबसे पहला कैरेक्टर है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉपी, यानी डीएनए के अंदर ये पावर होती है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है तभी तो वो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाती है। ठीक है, कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, करेक्टर। ट्रेट का मतलब क्या होता है, करेक्टर, यानी ये करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, चेंज इन कंट्रोल्ड वे, यानी कंट्रोल्ड वे का मतलब इसके अंदर म्यूटेशन भी हो सकता है। म्यूटेशन होने से क्या आती है बेटा, वेरिएशंस आती हैं। क्या आती हैं, वेरिएशंस। मस्ट बी स्टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। एक बेटा क्वेश्चन आता है आप लोगों के कि डीएनए और आरएनए में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप आंसर क्या दोगे, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, डीएनए है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जैसे मान लो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनमें से कौन सा फीचर जेनेटिक मटेरियल का है या इनमें से कौन सा फीचर जेनेटिक मटेरियल का नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको, जैसे यहाँ पे 5 आपा ने पढ़ लिए है ना, कोई इनमें से 3 दे दिए, एक कोई अलग लिख दिया, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि
डीएनए है वो मोर स्टेबल होता है, आरएनए है वो लेस स्टेबल होता है। इसका रीजन लिख लो बेटा। डीएनए है वो मोर स्टेबल होता है और आरएनए क्या होता है, लेस स्टेबल। देखो बेटे क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूं डीएनए और आरएनए की, ठीक है। डीएनए की स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इसके अंदर। क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसका डायग्राम बनाओ। बीच में ये पेंटोज शुगर बनानी है ना हमें, ठीक है। यहां पर इसके अंदर क्या होता है, एच एच ओ एच 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 ओ एच और CH2OH। ये किसकी है बेटा, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज। अब देखो राइबोज बनानी है ना, सेम इसके जैसी होगी, फर्क सिर्फ एक जगह पे होएगा, यहां पे OH ग्रुप लगा होता है आरएनए की। OH H OH H HOH CH2OH H। देखो आपको फर्क क्या दिख रहा है, ये किसकी है बेटा, ये है आरएनए की, इसे बोलते हैं राइबोज शुगर। इसे क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर, ठीक है। एक क्या है, डीऑक्सी राइबोज है और एक क्या है, राइबोज शुगर। दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है बेटी, बताइए। दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। यहां पे आपको दिख रहा है, ये कार्बन नंबर मान लो 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। इसमें क्या है, कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है, ठीक है। OH ग्रुप है, ये क्या होता है बेटा, एक्टिव होता है, यानी कि ये किसी भी चीज को अपने साथ बाइंड अप कर सकता है। फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये किसी को भी अपने साथ बाइंड अप कर सकता है, कोई भी यहाँ पे चीज आके अटैच हो सकती है। इसका मतलब आरएनए है वो मोर रिएक्टिव होता है। अब जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जितनी ज्यादा रिएक्शन कर सकता होगा, उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। इसकी वजह से 2 नंबर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होने की वजह से ऐसा हो रहा है कि आरएनए क्या है, अनस्टेबल है। डीएनए में देखो यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप नहीं है, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और डीएनए क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता होता है आपके एग्जाम में कि ये कैसा होता है, स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, तो अनस्टेबल होता है, ठीक है बेटी। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में हम करेंगे मिज़ेल्सन एंड संथाल का एक एक्सपेरिमेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, मिज़ेल्सन एंड संथाल का एक एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए, ये है मिज़ेल्सन एंड संथाल का एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या शो किया हुआ है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को शो किया हुआ है, किसका एक्सपेरिमेंट है, साइड में एक बार लिख लो बेटा। ये एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, क्या लिखोगे, मिज़ेल्सन एंड संथाल। मिज़ेल्सन MEAS, मिज़ेल्सन एंड संथाल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या है, ये एक्सपेरिमेंट दिया था, किसमें किया है, ई कोलाई में। इन ई कोलाई, ई कोलाई क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया है, इसर्चिया कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। इसके अलावा टाइलर ने भी यही एक्सपेरिमेंट दिया था वीसिया फाबा पे। ये दूसरा है, टाइलर ने दिया था वीसिया फाबा, ठीक है बेटे।
तो भाई यहाँ पे जो ये वीसिया फाबा है, ये तो क्या होता है, सोयाबीन की एक वैरायटी होती है। मिजेल्सन संथाल ने ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, टाइलर ने वीसिया फैबा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखिए बेटे, यहाँ पे इन्होंने क्या है, डीएनए ले लिया। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझो, क्या किया, ये किसका एक्सपेरिमेंट है, ई कोलाई पे किया गया। इसेर्चिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर किया है, ठीक है। इसमें क्या है, डीएनए ले लिया और इस डीएनए को, अब डीएनए के अंदर हमें पता है नाइट्रोजन बेस है, तो उनके अंदर नाइट्रोजन भी है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है बेटा, डीएनए के अंदर होते हैं नाइट्रोजन बेस, तो उनके अंदर हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन बेस है, तो यानी हम नाइट्रोजन इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन के बेटा आइसोटोप्स होते हैं, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आइसोटोप का मतलब समझते हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफर होता है। तो यहाँ पे हमने दो नाइट्रोजन यूज की है, एक नाइट्रोजन 15 और एक नाइट्रोजन यूज की है 14, ठीक है। दो टाइप की हमने नाइट्रोजन यूज की है बेटा, कौन कौन सी, देखो, नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14, दो टाइप की नाइट्रोजन यूज की। तो सबसे पहले नाइट्रोजन 15 को डीएनए के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। अब ई कोलाई के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर जब हमने 15 नाइट्रोजन डाल दी, 20 मिनट्स के बाद इसके अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। कितनी देर के बाद, 20 मिनट के बाद। तो 20 मिनट के बाद अब यहाँ पे क्या है, देखो, दोनों स्ट्रैंड ओपन होंगे और दोनों के साथ नए स्ट्रैंड बन रहे हैं, एक रेड है एक ग्रीन है, एक रेड है एक ग्रीन है, दिख रहा है आपको। अब पहले इन्होंने N15 डाली थी, अब क्या डाल दी, N14 डाल दी। बात समझ आ रही है, इसके अंदर क्या डाली है, N15। N15 डालने से दोनों स्ट्रैंड रेड कलर के हो गए N15 की वजह से। फिर इन्होंने क्या डाल दिया, इसमें N14 डाल दिया। क्या डाल दिया, N14। अब क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड ओपन होंगे, ये एक स्ट्रैंड ओपन हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड ओपन हो गया। अब इनके साथ इन्होंने क्या बोला है, जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो भाई ये होगा N14 वाला, ये N15 वाला, नया स्ट्रैंड बनेगा N15 वाला, N14 वाला। बात समझ में आ गई, यानी यहाँ पे एक 15 वाला स्ट्रैंड है, एक 14 वाला स्ट्रैंड है, एक 15 वाला स्ट्रैंड है, एक 14 वाला स्ट्रैंड है। ऐसा क्यों हुआ है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल गए और दोनों ने अपनी अपनी कॉपी बना ली, ठीक है। लेकिन वो कॉपी थोड़ी सी अलग क्यों होगी, क्योंकि पहले नाइट्रोजन 15 डाला था, अब नाइट्रोजन क्या डाल दिया बेटा, 14 डाल दिया। अब धीरे धीरे 14 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, यहाँ पे भी N14 ही है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रैंड बिल्कुल ग्रीन हो गया, ये स्ट्रैंड भी बिल्कुल ग्रीन हो गया। यहाँ पे क्या है, एक 14 वाला, एक 15 वाला, एक 14 वाला, एक 15 वाला है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये क्या शो कर रहा है, सॉरी, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हमें शो कर रहा है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, आधा स्ट्रैंड पुराना आधा स्ट्रैंड नया, ये बोला है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, देखो बेटा, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि भाई एक स्ट्रैंड हमने क्या कहा, पुराना, और एक स्ट्रैंड हमने क्या कहा, नया। ओके, हमेशा क्या होगा, जब भी आगे से आगे हम कॉपीज बनाते जाएंगे तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि एक स्ट्रैंड पुरानी जनरेशन से आएगा, एक स्ट्रैंड नई जनरेशन से आएगा। इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। इसको किसने, बस आप लोगों से देखो एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगर आएगा तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मिजेल्सन एंड संथाल ने। कौन से आइसोटॉप्स का यूज किया था, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, कितने टाइम के अंदर ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन हो जाता है, 20 मिनट्स, दो बार कितने में हो जाएगा, 40 मिनट्स, है ना, 20 आगे ऐड करते जाओ। तो ये मिजेल्सन एंड संथाल का क्या है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाला एक्सपेरिमेंट है।
अब हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डीएनए ने अपनी कॉपी बनानी है, डीएनए ने अपनी क्या बनानी है, कॉपी बनानी है, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। सेम टू सेम ऐसा डायग्राम आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, क्या याद रखनी है, ये क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। ये क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क। इसके अंदर देखो जो ये वाला डीएनए है ना, ये वाला डीएनए पुराना डीएनए है, ये वाला डीएनए है, ये पुराना डीएनए है, ये डीएनए ओपन हो रहा है तो इनके साथ नए डीएनए बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, नए डीएनए बन रहे हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। पुराना डीएनए खुल रहा है तो नए डीएनए बन रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, इस पूरी स्ट्रक्चर को, वाई शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस वाई शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये लिखा हुआ बेटा रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। यहां पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब होता है जिस स्ट्रैंड पे नया डीएनए बनता है। तो ये दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दोनों पे ही नए डीएनए बन रहे हैं, ठीक है, इसीलिए दोनों को हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब क्या है, जिस स्ट्रैंड के ऊपर नया डीएनए बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। एक चीज और याद रखनी है, न्यू स्ट्रैंड किधर से किधर बनता है। बहुत बार ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, न्यू स्ट्रैंड किधर से किधर बनेगा। न्यू स्ट्रैंड क्या लिखोगे, 5 and 2 3 and डायरेक्शन। आंसर ये होगा बेटा, न्यू स्ट्रैंड किधर से किधर बनता है, 5 and 2 3 and डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला स्ट्रैंड है 5 and 2 3 and है, नया स्ट्रैंड किधर बनेगा, 5 and 2 3 and डायरेक्शन में, मतलब 3 and के अपोजिट बनना शुरू होएगा, 5 and 2 3 and डायरेक्शन। आपको यूं नहीं करना भी इधर से शुरू करोगे, ये तो फिर 3 and हो जाएगा इसका, ओके। ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो आप यूं कहो कि मैम यहां से बनना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे तो बेटा 3 and आएगा क्योंकि ये 5 and है, ओके। तो इधर से नहीं बनेगा, नया स्ट्रैंड इधर से बनेगा, ओके। न्यू स्ट्रैंड को बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कई बार आप लोगों को ऑप्शंस में क्या मिलता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। आपसे क्या पूछेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या बोलोगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या फिर क्या है, सीधा डीएनए पॉलीमरेज लिख दो, ठीक है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे ये ग्रीन से है, इनको डीएनए पॉलीमरेज शो किया हुआ है। अब देखो इस वाले स्ट्रैंड के अंदर, इधर वाले स्ट्रैंड के अंदर, तो ये जो स्ट्रैंड है भी जैसे ये ओपन हो रहा है, इधर से ये कंटिन्यू बनता रहेगा, तो इसी बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसे क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, जो लगातार बन रहा है। अब इधर वाला स्ट्रैंड है, ये 3 and 2 5 and है भाई, ये क्या है, 3 and 2 5 and है, यानी इसके अंदर तो क्या है, फ्रेगमेंट इधर से बनेंगे क्योंकि 5 and इसका यहां आएगा, है ना, इधर से फ्रेगमेंट बनेंगे। बात समझ आ रही है, इसको एक बार फिर से समझो। इधर देखो भाई, पहले मान लो बेटा डीएनए ना इतना सा ओपन होता है, इतना सा ओपन हुआ, ये वाला स्ट्रैंड है 3 and 2 5 and, ध्यान से समझिए, ये वाला स्ट्रैंड है 3 and 2 5 and। हमने क्या बोला है, नया स्ट्रैंड किधर से किधर बनेगा, 5 and 2 3 and, यानी ये यहां से ऐसे बनना शुरू हुआ, अब ये और खुलेगा तो और बनता जाएगा, लगातार चलता जाएगा, तो इसे बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, लीड कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। अब भाई इस स्ट्रैंड के साथ क्या होगा, ये क्या है, 3 and 2 5 and है, यानी इसका 5 and तो इधर आएगा, तो यहां से लेके
यहां तक ये स्ट्रैंड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या कहा, अभी मान लो ये स्ट्रैंड पहले इतना ओपन हुआ तो इतना सा डीएनए बन गया, फिर ये थोड़ा और ओपन हुआ तो इतना सा डीएनए बन गया, फिर थोड़ा और ओपन हुआ तो इतना सा बन गया। यानी धीरे धीरे ओपन हो रहा है ना, जैसे जैसे ओपन होता है साथ साथ नया बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले दोनों स्ट्रैंड पूरे खुल गए फिर नया बना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा डीएनए खुलता जाएगा और उसके साथ नया स्ट्रैंड थोड़ा थोड़ा बनता जाएगा, ठीक है। तो इधर वाली साइड अब इधर से इधर स्ट्रैंड बन रहे हैं ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बनेंगे। इन टुकड़ों को, इन पीसेस को किसने देखा था? ओकाजाकी साइंटिस्ट ने देखा था, इसीलिए इन पीसेस को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और इन्हें लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, भी टुकड़ों के अंदर है, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड। बाद में इन सारे टुकड़ों को कौन जोड़ देता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये क्या होता है? जॉइनिंग एंजाइम होता है। क्या होता है? जॉइनिंग एंजाइम। तो वो क्या है? डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो एंजाइम याद रखने हैं, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बनाने में हेल्प कर रहा है, डीएनए लाइगेज इनको जोड़ रहा है। टुकड़ों में डीएनए इधर बनेगा तो उसे बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, लैगिंग स्ट्रैंड। इधर लगातार होता है तो उसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। डन। ये है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसके बाद में देखिए बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे? आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। देखो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए को बोलते हैं, ये चीज याद रखनी है बेटा आपने। आरएनए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्यों बोलते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि भाई अब आप लोग यूं कहोगे कि हमारे अंदर तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो भाई डीएनए होना चाहिए। पुराने टाइम में सबसे पहले अर्थ के ऊपर कौन था? वायरस वगैरह, जितने भी प्लांट्स हैं उन सबका मोस्टली जेनेटिक मटेरियल बेटा आरएनए ही है। तो आरएनए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर इवोल्यूशन के थ्रू क्या है? डीएनए बना है, ठीक है। तो आरएनए क्या है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये आरएनए है ना, ये बेटा तीन टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तीन टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और क्या है? राइबोसोमल। ये आर छोटा आएगा यहाँ पे। ट्रांसफर आरएनए और क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। इनके तीनों के बारे में बता रखा है, इनका काम क्या होता है बेटा। देखो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस, प्रोटीन यानी मैसेज देना, प्रोटीन्स को इंस्ट्रक्शंस देना, मैसेज देना। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? कैरीज दैट मैच अमाइनो एसिड टू कोडोन्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन बनते हैं, अभी हम करेंगे ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन बनते हैं तो अमाइनो एसिड्स को अपने साथ बाइंड अप करना, ठीक है। फिर अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेशल कोड को अटैच करना, सारा काम कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या होते हैं? राइबोसोम का पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ये मैसेज देते हैं, ये अमाइनो एसिड को बाइंड करके सारा सीक्वेंस चलाते हैं भी कैसे प्रोटीन बनेंगे, और ये क्या है? प्रोटीन बनाता है। एसएनआरएनए क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, स्मॉल न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्प्लाइसोसोम दैट एडिट मैसेंजर आरएनए। अभी हम करेंगे ये टॉपिक भी मैं अभी आपको करवा रही हूं कि स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसिंग क्या होती है, ठीक है। स्प्लाइसोसोम से मैसेंजर आरएनए बनता है। क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। अभी मैं करवा रही हूं। siRNA क्या होता है? स्मॉल इंटरफेयरिंग कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। इनको क्या है? इंटरफेयरिंग आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेयरिंग आरएनए। ये क्या करते हैं? किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में काम आते हैं। ये हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। किसमें पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। भी आरएनए है वो क्या है? किस तरीके से किसी जीन को अपनी इंटरफेरेंस के थ्रू कंट्रोल करता है,
ठीक है, वो हम बायोटेक के अंदर पढ़ेंगे। स्प्लाइसोसोम के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताती हूं क्या है स्प्लाइसोसोम। देखो बेटा, अब अपना टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटे? डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना। तो यहां पर हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, इसे बोलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लिखा हुआ है। ये आपको डीएनए दे रखा है, इसमें क्या है, जब इस डीएनए से आरएनए बनना है, जब इस डीएनए से आरएनए बनना है, तो इसके ऊपर एक जगह प्रमोटर आके जुड़ जाता है और एक जगह टर्मिनेटर आके जुड़ जाता है। ठीक है, प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोट करने वाला, जो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? जब आरएनए बन गया तो उसको रोक देना। ठीक है, टर्मिनेट कर देना, भाई अब हमारा आरएनए बन गया है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस वाले स्ट्रैंड को बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जीन लगे हुए हैं, उन जीनों को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल जीन, जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे। कोडिंग स्ट्रैंड, नीचे वाला क्या होता है? कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जो कोड करता है। अब देखो, एक चीज तुम्हें मैं बताती हूं, इस वाले स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि नया स्ट्रैंड किधर से किधर बनता है, 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है, तो इसकी 5 to 3 इधर ही होगी ना, तो इस स्ट्रैंड के ऊपर क्या है? आरएनए बनेगा, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब यहां पर ये मैंने आपको क्या बताया है कि जब डीएनए से आरएनए बनना है तो एक जगह प्रमोटर आके जुड़ता है और एक जगह टर्मिनेटर। प्रमोटर और टर्मिनेटर का नाम आपसे पूछा जाता है, लिख लो भाई। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर का नाम क्या होगा? प्रमोटर का नाम है बेटा सिग्मा फैक्टर। ठीक है, प्रमोटर का नाम क्या है? सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेटर का नाम लिख लो, यानी सिग्मा फैक्टर जब यहां पे आके जुड़ जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। टर्मिनेटर का नाम क्या है? रो फैक्टर। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो एंजाइम कौन सा जरूरत पड़ेगी? लिखो बेटा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। आपको अकेला आरएनए पॉलीमरेज भी मिल सकता है। आपको अकेला क्या है? आरएनए पॉलीमरेज भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या फिर अकेला क्या है? आरएनए पॉलीमरेज मिल रहा है, तो वो भी सही है। ठीक है, तीन चीजें याद रखनी है, प्रमोटर का नाम क्या है, टर्मिनेटर का नाम क्या है, और एंजाइम कौन सा यूज होगा ट्रांसक्रिप्शन के टाइम। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी को आपको दिखाया गया है। ये देखो, इस डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से करना है। ये क्या दिख रहा है पता है? ये डीएनए है। यहां पर देखो, ये क्या दिख रहा है अपने को? ये डीएनए है, ये डीएनए है। ठीक है, हमें ये पता है डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए का क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो ये भाई आरएनए बन रहा है इसके ऊपर। अब जैसे जैसे आरएनए बनता जाएगा ना, डीएनए का स्ट्रैंड वापस बाइंड होता जाएगा और ये आरएनए बाहर निकल रहा है। ओके, अब देखो, जब आरएनए ये बन रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज है। कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज, जो इस आरएनए को बना रहा है। अब ये जो आरएनए बन रहा है ना, इसका नाम है एचएनआरएनए। इसका नाम क्या है बेटा?
HNRNA। HNRNA का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये जो आरएनए है इसको हम क्या बोल रहे हैं? HNRNA। HNRNA का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रो का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 टाइप के पार्ट्स हैं। आपको दिख रहा है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये रेड है, ये येलो है, ये रेड है ना? दिख रही है आपको ये चीज? तो इस आरएनए को हम क्या बोलते हैं बेटा? HNRNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस आरएनए को? HNRNA बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? हेट्रोन्यूक्लियर है। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब इसके अंदर 2 टाइप के पार्ट्स हैं। एक तो है एक्सोन और एक है इंट्रोन। ठीक है, एक क्या है, जैसे ये येलो वाला पार्ट है इसको क्या बोल रहा है बेटा? एक्सोन। ऑरेंज वाले को क्या बोला है? इंट्रोन। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सोन और इंट्रोन क्या है? लिख लो बेटे। एक्सोन क्या है? एक्सोन है कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट यानी जहां पे कोड लगे होते हैं। और इंट्रोन क्या होता है? इंट्रोन यहीं पे लिख लो, नॉन कोडिंग पार्ट को बोलते हैं। एक्सोन किसे बोलते हैं? कोडिंग पार्ट को। और इंट्रोन किसे बोलते हैं? नॉन कोडिंग पार्ट को बोलते हैं। आगे देखिए बेटा, अब क्या है जो नॉन कोडिंग पार्ट है इसका क्या यूज है? नॉन कोडिंग पार्ट को हम हटाएंगे, तो नॉन कोडिंग पार्ट को हटाने के लिए यहां से देखो नॉन कोडिंग पार्ट रिमूव किया जा रहा है। यहां से नॉन कोडिंग पार्ट को क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है। तो नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे? स्प्लाइसिंग। क्या बोलोगे? आरएनए में से नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। अब जब नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, इसे बोलेंगे स्प्लाइसोसोम। क्या बोलेंगे? स्प्लाइसोसोम। अब देखो यहाँ पे, अब जब इस आरएनए के अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट था, तब तो इस आरएनए को अपन ने क्या बोला है? HNRNA। जब हम इसमें से क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट को हटा देंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा? मैसेंजर आरएनए। चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि डीएनए से पहले बनता है भाई HNRNA, फिर उसमें से नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव करते हैं और फिर उससे जो बनेगा मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डीएनए से जो पहला आरएनए बनता है वो कौन सा बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे एक चीज और, एक क्वेश्चन और आता है बेटा। क्या आता है? देखिए, आरएनए बनने के बाद इसकी कैपिंग और टेलिंग की जाती है बेटा। कैपिंग और टेलिंग का मतलब क्या है? कैप और टेल लगा देते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसकी टूट फूट ना हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 एंड सीरे के ऊपर ये कैप लगा रखी है। 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप लगाते हैं। कैप किसकी लगाते हैं? याद रखना है, 7 mg, 7 मिथाइल गुआनोसिन। और टेल किसकी लगाते हैं? पॉली ए टेल। टेलिंग कैसे करते हैं? टेल कैसे लगाते हैं? पॉली ए टेल। पॉली ए टेल का मतलब क्या है? बहुत सारे यहाँ पे ए इस तरीके से लगा दो, एडेनिन लगा दो बहुत सारे। समझ में आ गया? आरएनए हमने बना लिया, बनाने के बाद इसकी क्या की है बेटा? हमने कैपिंग और टेलिंग की है। कैप लगाई है और टेल लगाई है। आपसे ये पूछ सकते हैं कैप कहाँ लगती है? कैप लगती है 5 एंड सिरे पे। टेल कहाँ पे लगती है? 3 एंड सिरे पे लगती है। ठीक है, तो कैपिंग और टेलिंग हो गई। नेक्स्ट देखिए,
सेम इसी को दिखा रखा है फिर से बेटा। ये क्या दिखा रखा है, फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सोन, नॉन फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं, इंट्रोन। इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट। जब इसकी स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू हमने नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव करना है, यानी स्प्लाइसिंग करनी है। स्प्लाइसिंग के टाइम कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है, राइबोन्यूक्लिएज, आरएनए लाइगेज, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए मिल जाएगा जिसमें ये कैपिंग कर रखी है और टेल लगा रखी है। कैपिंग क्या है 7mg और टेल क्या है पॉली ए टेल, ठीक है। ये सेम वही चीज है। HNRNA क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो उसे मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। मैसेंजर आरएनए क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। और इन्हीं को हम स्प्लिट जीन भी बोलते हैं। स्प्लिट जीन का मतलब क्या है, जीन का जंप करना, उछलना, स्प्लिट कर देना, तोड़ देना उनको। इसका मतलब क्या है, नॉन फंक्शनल पार्ट है ना इंट्रोन। इंट्रोन क्या है बेटा, इंट्रोन क्या है, स्प्लिट जीन है, यानी ये किसी काम का नहीं है, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, इसको रिमूव कर दिया स्प्लाइसोसोम की हेल्प से, ठीक है। तो इसीलिए इंट्रोन्स को हम क्या बोल देते हैं, स्प्लिट जीन भी बोल देते हैं। ये है बेटा ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर है, मैसेंजर आरएनए बना लिया, ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर है। ट्रांसफर आरएनए है, इसके इस मॉडल को क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल। ट्रांसफर आरएनए की इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। ट्रांसफर आरएनए है, ये क्या होता है बेटा, क्या बताओगे इसके कोई फीचर्स। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है, ट्रांसफर आरएनए है। सॉल्यूबल आरएनए कौन सा है, अडप्टर आरएनए कौन सा, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। 3 पॉइंट लिख लो, सॉल्यूबल आरएनए, स्मॉलेस्ट। एक बार क्वेश्चन आया था अडप्टर मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, अडप्टर आरएनए। अडप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे ना अमाइनो एसिड्स आके जुड़ते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अडप्टर आरएनए भी बोला जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कैरियर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड इसके ऊपर आके अटैच होते हैं, इसके ऊपर यहां पर ये लिखा हुआ है एक्सेप्टर आर्म अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, मैंने लिखा भी हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रांसफर आरएनए को अडप्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैरी करता है अमाइनो एसिड्स को। ये यहाँ पे 3 एंड है ना बेटा, 3 एंड के ऊपर यहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है 3 कोड लगे होते हैं, ए सी सी, ये लिखे हुए हैं ए सी सी, ठीक है। इधर क्या होता है 5 एंड होता है इसका। देखो ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इसका देखो एक स्ट्रैंड यहां से शुरू हो रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये स्ट्रैंड ये ऐसे घूम रहा है, और यहाँ पे ये स्ट्रैंड जाके खत्म हो रहा है, यानी यहां से शुरू हो रहा है, मतलब एक ही स्ट्रैंड है 3 एंड टू लेके 5 एंड तक, ठीक है। इसको ऐसे घुमा रखा है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये 5 एंड सीरा है, यहाँ पे गुआनियोसिन लगा हुआ है, यहाँ पे एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन लगा हुआ है। इस लूप को, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रांसफर आरएनए के अंदर कौन कौन से लूप होते हैं। पहला है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, ये क्या है T5C लूप, इसे क्या बोलते हैं T5C लूप। इसे क्या बोलते हैं एंटीकोडोन लूप, इसे क्या बोलते हैं DHU लूप। आपको इनके नाम याद रखने हैं बेटा। ये नाम क्यों दिए गए हैं, यहाँ पे स्पेशल टाइप के नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं। जैसे आपका ने यूं पढ़ा है ना कि आरएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन और यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन। लेकिन यहाँ पर बेटा अलग है, यहाँ पे क्या है डाई हाइड्रोयूरिडीन, ठीक है, स्यूडो यूरिडीन, और अलग टाइप के क्या है नाइट्रोजन बेसेस लगे होते हैं। अलग टाइप के नाइट्रोजन बेसेस लगे होने की वजह से इनको अलग नाम दिया गया है।
यहाँ पे 7 बेस पेयर लगे होते हैं तो इसको बोला है T5C लूप। यहाँ पे 8 to 12 बेस पेयर लगे होते हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, ये एंटी कोडोन लूप है, और यहाँ पे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दी हुई है। ये वेरिएबल आर्म है, इसका फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। वेरिएबल आर्म का फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है। तो ये ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर है, इसे क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। किसने दिया था ये? होले साइंटिस्ट ने। ये किसने दिया था? होले साइंटिस्ट ने दिया था। क्लोवर का मतलब क्या होता है? लौंग का जो पत्ता होता है ना, उसके जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या है? ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, आज हम इतना ही करेंगे बेटा। ओके, इसको आप रिवाइज कर लेना। ओके, बाय।